है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज हम योर मनी में सुलझाएंगे आपकी म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई उलझनें और इसमें हमारी मदद करेंगे इन्वेस्ट ऑनलाइन के MD अभिनव एंग्रीश। अभिनव, स्वागत है आपका। लेते हैं पहला सवाल। बंगलुरु से जयंत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जयंत, आपका सवाल क्या है? हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि मुझे 20 साल के बाद चाहिए 70 लाख रुपए। ठीक है। अपने बेटी के पढ़ाई के लिए और उसके एजुकेशन के लिए चाहिए। अभी मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में चल रहा है। 4 फंड है और एक गोल्ड ETF में है। ठीक है। एक मेरा रिलायंस MIP में है, मंथली इनकम प्लान में 500 रुपीज पर मंथ। HDFC प्रूडेंस फंड में है 500 रुपीज पर मंथ। HDFC टॉप 200 में है 500 और ICICI फोकस ब्लू चिप में है 1000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद एक UTI गोल्ड ETF है जो एवरी मंथ 1 यूनिट है। ठीक है। ठीक है जयंत, हम आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी उम्र क्या है? 30 साल है। हाँ जी, 32 ईयर्स है। अच्छा, 32 साल के हैं आप। और आपने अपनी खैर बच्ची के लिए, बच्ची के भविष्य के लिए तो सवाल पूछा है, लेकिन अपने रिटायरमेंट के बारे में आपने क्या कोई गोल बनाया है? रिटायरमेंट के लिए अभी कुछ मैं ऐसा डिसाइड नहीं किया हूँ मैम। वो तो गवर्नमेंट सर्विस में है तो पेंशन भी मिलेगा ही और ठीक है, अमाउंट जो मिलेगा उससे फिर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अभिनव आप बताइए कि सबसे पहले इनका पोर्टफोलियो आपको कैसे लग रहा है? जो इनका गोल है, क्या उसके हिसाब से ये अचीव कर पाएंगे? नहीं स्वाति, नहीं एक्चुअली अगर आप देखें ये महीने के 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका जो 70 लाख का टारगेट है 20 साल में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप एवरेज 12% एनुअलाइज रिटर्न भी अगर आप एक्सपेक्ट करें तो करीबन 7,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है। सेकेंडली इनका जो एलोकेशन है मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो 50% एक्सपोजर इज टुवर्ड्स गोल्ड ETF, बिकॉज 250 रुपये के आसपास 1 यूनिट का इन्वेस्टमेंट है और 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी हाई एक्सपोजर है गोल्ड में। थर्डली इनका रिलायंस MIP में भी इन्वेस्टमेंट है, बट MIP जैसे फंड्स में SIP करके कोई सेंस नहीं है, बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज टुवर्ड्स डेट। अच्छा। तो आइडियली इनको अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी की तरफ ही शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज 20 ईयर्स होराइजन है तो इक्विटी इज अ राइट मिक्स टू हैव। सो एक उनको अपना अमाउंट बढ़ा के 7,000 करना पड़ेगा टू गेट द 70 लाख टारगेट। और इसके लिए इनको कोई फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी इनके फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप है, HDFC प्रूडेंस या टॉप 200 है, इन्हीं फंड्स में ऐड कर सकते हैं। और MIP के भी फंड्स विड्रॉ करके इन्हीं में डालें, बिकॉज MIP में जैसे मैंने कहा SIP करके कोई सेंस नहीं है। तो इन्हीं फंड्स में ऐड करें, 7,000 तक का मंथली टारगेट रहेंगे, 20 साल में कंफर्टेबली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो यानी जयंत को अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में सिर्फ अपनी जो राशि है, अपनी जो इनकम है वो बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो बढ़ाना है बस इनको। और थोड़ा सा गोल्ड में इन्हें अपना गोल्ड में थोड़ा सा कम करके यू शुड कम टू एन एलोकेशन ऑफ अबाउट 15% मैक्सिमम टुवर्ड्स गोल्ड। दैट्स द राइट एलोकेशन फॉर हेज। ठीक है जयंत, आपको समझ में आ गया है? आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं मैम, तो ये मेरा 3 फंड जो है रिलायंस MIP को छोड़ के वो तीनों फंड सही है, उसी में 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जैक्टली जी। तो कौन सा फंड में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना सही रहेगा मैम? 7,000 के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं तीनों फंड्स में। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात सूरत से शैलेश सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शैलेश, बताएं अपने बारे में कुछ। आप क्या करते हैं? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 इयर्स है और मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ। जी। हाँ, और मेरा क्वेश्चन था पोर्टफोलियो के ऊपर। जी। मैंने मेरा इन्वेस्टिंग फंड्स आपको मेल किया है जी। उसमें अगर कोई बदलाव जरूरी है तो वो कौन सा होगा? शैलेश, आप चाहें तो दोहरा सकते हैं आपके फंड्स एक बार फिर से। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी ग्रोथ ऑप्शन, सभी मेरा 5 फंड है, वो सभी ग्रोथ ऑप्शन में है। ठीक है। रिलायंस ग्रोथ, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स, HDFC टॉप 200 और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। ठीक है शैलेश, ये बताएं कि आपका एम क्या है? कोई खास वजह है जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जस्ट फॉर मैम रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। आप 30 साल के हैं, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, आई एम स्टिल बैचलर। ठीक है, तो अभिनव कैसे देख रहे हैं आप इनके पोर्टफोलियो को?
देखिए इनके पास जो 5 फंड्स हैं, फर्स्टली इनको अगर आप कैटेगरी वाइज स्प्लिट करें तो काफ़ी सिमिलर कैटेगरी के फंड्स भी हैं इनमें। मेरे हिसाब से 5 स्कीम्स की इनको ज़रूरत भी नहीं है पोर्टफोलियो में। उनमें से मैं 2 स्कीम वैसे भी सजेस्ट करूंगा कि नॉक ऑफ करें बिकॉज परफॉर्मेंस इज़ नॉट बिन सो ग्रेट कंपेरेटिवली, जैसे रिलायंस ग्रोथ है और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है। ये 3 स्कीम से कंटिन्यू करना चाहिए जो अच्छी स्कीम्स है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, रेगुलर सेविंग्स इक्विटी ऑप्शन एंड एचडीएफसी टॉप 200 फंड। तो एक मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो गया, जो इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, रेगुलर सेविंग्स से डाइवर्सिफाइड का, और टॉप 200 से एक लार्ज कैप टॉप 200 कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये तीनों फंड्स लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट 3 to 5 ईयर्स भी एवरेज 25% प्लस का ही रिटर्न्स रहा है सब में। जिनका दूसरा सवाल है कि इनका ये जो 2,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है एवरी मंथ, इसका क्या कॉपस हो सकता है 20 साल में। तो ये करीबन इसी अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहे 20 साल तक तो 25 लाख के आसपास का कॉपस हो जाएगा, अज्यूमिंग कि 12% का एवरेज रिटर्न आएगा। बट ये जो 2 अलग स्कीम है, रिलायंस ग्रोथ और फ्रैंकलिन, आई थिंक इनको नॉक ऑफ करके यही 3 स्कीम्स में फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो शैलेश बेसिकली 20 साल में 25 लाख आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे उन पैसों का? सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही आपने रखे हैं 25 लाख रुपए? हाँ मैडम। ठीक है, बढ़िया। आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो उनके बारे में आपने अभी से कुछ नहीं सोचा? नहीं, उनके लिए मैं हर महीने 4,000 टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा। और 4,000 रुपीज LIC पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभिनव आप बताएं, 20 साल के बाद 25 लाख रुपए इनफ होंगे अगर हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करते हैं? राइट, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज अगर आप आज का इन्फ्लेशन तो काउंट करना इज रिडिकुलस, तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। पर अगर आप एवरेज 6-7% इन्फ्लेशन भी पकड़ें तो अगर आज किसी एक्सपेंस की अगर वैल्यू 10 lakhs है तो आफ्टर 20 years यू नीड एटलीस्ट अबाउट 75 to 80 lakhs ऑन एन एवरेज। तो 25 lakhs, अगर यही प्रॉब्लम होती है कि जनरली इन्वेस्टर्स आज के हिसाब से वैल्यू लेके 20 साल बाद सोचते हैं, इन्फ्लेशन काउंट नहीं करते हैं। डेफिनेटली 25 लाख से आई थिंक 20 साल बाद शायद इसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी। बिल्कुल। एंड 2 ways, अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने टैक्स सेविंग फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है, तो आइडियली एक पूरा पोर्टफोलियो इनको लेके आगे बढ़ना चाहिए। आई मीन ना कि सोच के कि टैक्स सेविंग में रिटायरमेंट के लिए ले रहा हूँ, ये कॉपस इसके लगा, वो अच्छी बात है कि आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, पर उसको इंटरनली करना बेटर है। हालांकि आप पूरा कॉपस ही अलग कर रहे हैं। अब जैसे टैक्स सेविंग है तो भी नेचुरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो LIC भी कर रहे हैं 4,000 को, तो प्रैक्टिकली इनका करीबन 35% एक्सपोजर इज ओनली टुवर्ड्स LIC प्रीमियम। सो इज दैट राइट थिंग टू डू? आई वुड से नो। सो आई थिंक द एंटायर पोर्टफोलियो उनको देख के करना चाहिए कि किस में कितना इन्वेस्ट करना है। तो शैलेश, अगर रिटायरमेंट ही आपका मेन मुद्दा है, अगर आपका मेन कंसर्न है, तो आपको बता दें 20 साल के बाद 25 लाख रुपए यहाँ पर तो आपको राय मिल रही है कि इनफ नहीं होगा, आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट शायद बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। वो जो 2 फंड्स आपने मुझे स्टॉप करने के लिए कहे हैं जी, तो उसके अलावा मैं और कौन से फंड इंक्लूड कर सकता हूँ? और ऐड करने की बात कर रहे हैं अभिनव? नहीं, डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं ऐड करने की। अच्छा। सी बिकॉज अगर आप ऑलरेडी 3 फंड्स में इन्वेस्टेड हैं और ये तीनों आपको एक डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से भी, तो फंड ऐड करने से रिटर्न्स बढ़ने की कोई क्षमता होती नहीं है। हालांकि अगर आपके फंड्स परफॉर्म नहीं करें तो डेफिनेटली वो एग्जिट करके कुछ नया फंड लेना इज बेटर थिंग टू डू। बट अभी इनके तीनों फंड्स अच्छे हैं तो इन्हीं फंड्स में ऐड करने में ही सेंस है। ठीक है, तो शैलेश फिलहाल आप इन्हीं 3 फंड में बने रहिए, चाहिए तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप बढ़ा दें इनमें। ठीक है, ओके। चलिए इसी के साथ लेते हैं ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे ऋतु से जो पूछना चाहती हैं गोल्ड ETF के निवेश के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आज योर मनी में हम दे रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब, और आज हमारे साथ है इन्वेस्ट ऑनलाइन के MD अभिनव एंग्रीश। लेते हैं अगला सवाल। ऋतु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ऋतु, गुड इवनिंग। अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी क्या उम्र है, आप क्या करती हैं? Yeah, hi, good morning. Good evening. I'm 30 years old and I'm working. And my salary is 60,000 per month. जी। So, and I have invested in HDFC Top 200 and Birla Sun Life Equity. And I'm thinking of investing in IDFC Premier Equity Fund and Gold ETF. अच्छा। And और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब कि गोल्ड ETF में it depend upon the expense ratio, because internet में I have searched, so I found out that Birla Sun Life Gold this ETF and Quantum Gold ETF is having the lowest this expense ratio. जी।
So which fund should I go for gold ETF, and is IDFC equity this mutual fund is good for my portfolio or not? And if any other funds are there, then please let me know. बिल्कुल अभिनव, सबसे पहले तो ऋतु ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है गोल्ड ETF में निवेश करने का। हम कहते रहते हैं अपने दर्शकों को कि गोल्ड में उनका निवेश होना ही चाहिए। तो आप क्या एडवाइस करेंगे ऋतु को? देखिए, डेफिनेटली ETF एज अ कॉन्सेप्ट इज़ लॉन्च, जिसका जो आप एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है, वहीं से आप उसके यूनिट्स खरीदते हैं। कंसिडरिंग दैट इनके एक्सपेंस रेशियो एक रेगुलर फंड से कम ही होते हैं। हालांकि जो अभी जो जितने भी ETF फंड्स लॉन्च हुए हैं, तो ये फंड्स जनरली उनके ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस गोल्ड फंड आया है, तो रिलायंस गोल्ड फंड अपने रिलायंस ETF में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड है। तो प्रैक्टिकली इन्होंने अपने एक्सपेंस रेशियोज इक्वल रखे हैं दोनों में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ETF का भी आपको एक्सपेंस लेना पड़ेगा, फंड का भी। तो इन दोनों के एक्सपेंसेस शेयर्ड हैं। अच्छा, फिलहाल ऐसा ही है। ये क्वांटम डेफिनेटली काफ़ी सस्ता है इन्वेस्टमेंट के लिए कंपैरेटिवली। बट सिमिलरली अगर आप कोटक और रिलायंस भी देखें, तो इनके भी फंड्स में कुछ इतना हाई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। सो शी कैन कंसिडर एनी ऑफ दिस फंड्स। एट द एंड ऑफ द डे बेंचमार्क इनका गोल्ड ही है। तो जो भी फंड इनको कंफर्टेबल लग रहा है वो ले लें। कुछ इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है कि कौन सा फंड चूज़ कर रहे हैं। बट डेफिनेटली क्वांटम इज चीपर ऑन द एक्सपेंस रेशियो साइड। टू इज़ इनके पास जो दो फंड्स हैं, इनमें से मैं सजेस्ट करूंगा कि बिरला सन लाइफ इक्विटी में से वो स्विच करके अगर फ्रंट लाइन इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। फ्रंट लाइन इक्विटी इज ऑल्सो बेटर परफॉर्मिंग फंड एंड इट इज ऑल्सो लार्ज कैप फंड। सन लाइफ इक्विटी हैज़ बिन अ लिटिल थोड़ा सा लगाड़ रहा है पिछले काफ़ी 3 से 4 साल के परफॉर्मेंस में भी। बट फ्रंट लाइन इक्विटी इज एन फार बेटर। ठीक है। IDFC प्राइमरी इक्विटी भी अच्छा फंड है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उनको चॉइस भी लेनी है तो एक मॉर्गन स्टैनली का एस फंड है, उसकी तरफ भी देख सकते हैं। इन दोनों फंड्स ने 28 से 30% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में, और दोनों काफ़ी लॉन्ग टर्म अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। मॉर्गन स्टैनली एस लेंगे, थोड़ा सा उनको वो स्मॉल कैप और मिड कैप का भी थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, जिनकी पोर्टफोलियो में फिलहाल है नहीं। IDFC प्राइमरी इक्विटी भी काफ़ी बढ़िया फंड है एंड इट्स टुवर्ड्स द लार्ज कैप साइड। ठीक है। ऋतु, आपका कोई खास गोल है जिसके लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? नहीं, फिलहाल तो गोल मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। जस्ट मैंने अभी मेरी जॉब लगी और इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया है करना। तो जस्ट मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़े सालों के बाद, 5-6 साल के बाद मेरे बल्क में मेरे पास पैसा हो खूब सारा। तो फिलहाल अभी मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल आपको पूछना है? नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलिए लेते हैं अगला सवाल। दिनेश का ईमेल आया है। अभिनव ये 70 साल के हैं और रिटायर हो चुके हैं, जाहिर है। इन्होंने अपने फंड्स हमें दिए हैं। रिलायंस का फंड है इनके पास, HDFC, SBI, BNP सुंदरम, DSP BR, फ्रैंकलिन इंडिया और बिरला SL इनके पास है। अब ये जानना चाहते हैं कि इनका जो फंड सिलेक्शन है, चूँकि ये इन्वेस्ट करते आए हैं इतने सालों से, मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, तो उसके हिसाब से कैसा है इनका पोर्टफोलियो? सबसे पहले तो देखिए, आपने जितने भी नाम लिए सारे फंड हाउसेस के नाम है, ये स्कीम्स के नाम नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इक्विटी स्कीम्स हैं। ब्रॉडली मैं सजेस्ट नहीं कर सकता कि 7 फंड हाउसेस में कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्टेड है। इसमें काफ़ी अच्छी स्कीम्स भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। बट ये पॉइंट छोड़ के मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये इक्विटी में इन्वेस्टेड ही क्यों है? अगर आज ये रिटायर्ड हैं और इनके सारे इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में, तो इट्स अ रॉन्ग सजेशन टू इवन बी इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी। बिकॉज जब आप रिटायर होते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक रेगुलर इनकम रहे, आपकी इनकम स्ट्रीम स्टेडी रहे, और आपका जो प्रिंसिपल है और जो आपका कॉपस है वो स्टेबल रहे, ना कि वॉलेटाइल रहे, जो इक्विटी के बाजार मूवमेंट से होता है। तो इनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जनरली ये एक मैक्सिमम 10% एक्सपोजर इक्विटी या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बाकी सब इनका फिक्स डेट में ही रहना चाहिए। अगर आप MIP स्कीम्स भी लें, जैसे आपकी कोई रिलायंस MIP है या ICICI प्रूडेंशियल के MIP जो मंथली इनकम प्लान्स हैं, इनमें ना कि इनको 10% इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा, 10 to 12%, बल्कि इनको मंथली इनकम भी मिलेगी। So you have an income option or capital appreciation also over a period of time. Besides that, यहाँ एक दूसरा ऑप्शन जो 100% डेट में रहे, जहाँ इनको कुछ भी मार्केट का रिस्क नहीं देखना है, वॉलिटिलिटी नहीं देखनी है, तो FMP जैसे प्रोडक्ट अलग चूज़ कर सकते हैं, जो फिलहाल 9.4 से 9.85 के आसपास का इनका एनुअलाइज रिटर्न है। तो अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट भी लें, आप फिर भी 9.2 के आसपास तक की एक्सपेक्टेड यील्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइडली फर्स्टली इनको अपना पोर्टफोलियो पूरा रीएलोकेट करके इक्विटी से निकल के डेट की तरफ इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए फर्स्टली।
लेकिन अगर हम इनकी उम्र देखें तो 70 साल है, तो इस एज में आप फिर भी रेकमेंड करते हैं कि इन्हें अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर लेने चाहिए? डेफिनेटली करने चाहिए। अगर आपका एलोकेशन सही नहीं और आपने रियलाइज़ किया है कि एलोकेशन में प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली चेंज करके इसको मूव करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। और जिन फंड्स में पैसे डाल रखे उन्होंने, तो अब उनसे कैसे निकले? देखिए, वो सोच रहे होंगे कि मार्केट्स डाउन है या मैं कैसे विड्रॉ करूँ एंड सो ऑन। आई थिंक ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए इट इज़ बेस्ट और कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान चूज़ करें, जो कि अगेन जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरह विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं मंथली, उसी तरह आप मंथली विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो अगर वो आपको बाजार टाइम नहीं करना है, पर ग्रेजुअली हर मार्केट लेवल में अगले 5 या 6 या 7 महीनों में आप पूरे वो फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी फंड हाउसेस वीकली ऑप्शन भी देते हैं, काफ़ी फोर्टनाइटली देते हैं या मंथली देते हैं। तो जो ऑप्शन को सूट है वो लें, बट उसमें से निकलना आसान रहता है ना, क्योंकि आप वरना आप बाजार टाइम ही करते रहेंगे, और विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो ठीक है, चलिए इसी के साथ अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बस अपने फेसबुक अकाउंट के सर्च बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए योर मनी और जो पेज खुलेगा उस पर अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए। वेलकम बैक। आज योर मनी में हम दे रहे हैं म्यूचुअल फंड जुड़े हुए सवालों के जवाब, और आज हमारे साथ है इन्वेस्ट ऑनलाइन के एमडी अभिनव एंग्रीश। लेते हैं अगला सवाल। अभिनव, हमें रुड़की से अमित ने ईमेल किया है और बेसिकली इन्हें अपनी रिटायरमेंट और अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए प्लानिंग करनी है। तो इन्होंने जो हमें फंड्स दिए हैं अपने, कुल 6,000 रुपये की SIP ये करते हैं। DSP BR टॉप 100 में, HDFC टॉप 200 में, HDFC इक्विटी, कोटक 50 और रिलायंस ग्रोथ फंड में इनकी इन्वेस्टमेंट है SIP के जरिए। और जिसमें उन्होंने SIP रोक रखी है वो है SBI MSFU कॉन्ट्रा ग्रोथ और UTI इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो आपको क्या लगता है, 2034 तक ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना रिटायरमेंट का टारगेट रखा है और 1 करोड़ रुपए ये चाहते हैं। राइट। सो पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको लगता है ये अचीव कर पाएंगे? देखिए, एक्चुअली इनके पास 23 साल के आसपास से रिटायर होने के लिए जी। जैसे आपने बताया, इन्होंने काफ़ी SIP स्टॉप करी हैं और काफ़ी कंटिन्यू करी हैं। आई थिंक जो उन्होंने स्टॉप करी है, एक्चुअली उन्होंने फंड्स विड्रॉ भी नहीं करे होंगे, तो फंड्स रखने में कोई सेंस नहीं है पहली बात, तो वो इनको विड्रॉ कर लेने चाहिए। डेफिनेटली जो फंड्स अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे फंड्स हैं, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि इनको थोड़ा इनका पोर्टफोलियो रीएलोकेट करें। ठीक है। क्योंकि इनके मल्टीपल गोल्स हैं। एक इनका है रिक्वायरमेंट जो इनको रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए चाहिए, और बेटी की शादी के लिए करीबन बेटी की शादी के लिए इनको 20 साल के बाद 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। Right. और पढ़ाई के लिए 12 साल बाद 10 से 12 लाख रुपए तक इनको जमा करने हैं। ओके, सो अगर आप इसको स्टैगर भी करें तो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास का इनका रिक्वायरमेंट है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ब्रॉडली मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो इनके करंट पोर्टफोलियो को अगर मैं डिवाइड करूं तो मतलब 40% एक्सपोजर रखेंगे DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 की तरफ और HDFC इक्विटी में मिक्स करके। HDFC इक्विटी तो मल्टी कैप फंड, टॉप 100 इज अ लार्ज कैप फंड। 30% एलोकेशन में बोलूँगा या वो रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड रखें या वो IDFC प्राइमरी इक्विटी फंड रखें। दोनों मिड एंड स्मॉल कैप काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उनमें से एक फंड चूज़ करें। तीसरा मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एक चाइल्ड एजुकेशन मैरिज फंड सेलेक्ट करें। ये चाइल्ड एजुकेशन मैरिज फंड सिर्फ एक नाम है, बट बेसिकली देयर बैलेंस स्कीम्स ओनली। अच्छा। राइट, तो उनमें से एक स्कीम चूज करते हैं। HDFC चाइल्ड गिफ्ट फंड है या ICICI का चाइल्ड गिफ्ट फंड है, इन दोनों में से कोई एक फंड चूज कर सकते हैं। और उसके बाद वो 15% एक्सपोजर गोल्ड में भी लें, सो दैट एक इन्फ्लेशन हेज भी हो जाएगा। और ये 5 फंड में टोटल कॉर्पस बनाएं। जो फंड्स उनके ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो वो नहीं कर रहे हैं SIP, उसको विड्रॉ करके इन्हीं फंड्स की तरफ फोकस करें। इनमें भी STP प्लान चूज कर सकते हैं। एंड इनका ये जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका कॉर्पस अचीव हो सकता है। तो जैसे उनके गोल्स पास में आ रहे हैं तो वो फंड्स जनरली विड्रॉ कर सकते हैं, बट एक अलग किटी बनाने की जरूरत नहीं है। जो आप उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को ये फंड्स तब चाहिए, ये फंड 20 साल बाद चाहिए, ये फंड 23 साल बाद चाहिए, बट ब्रॉडली एक कॉमन पोर्टफोलियो ही है। राइट, तो उसी आप पूरे पोर्टफोलियो की तरफ आप फोकस करें, ना कि आप हर एक के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं। तो बेसिकली एक ही पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें चाहे तो अपने फंड्स एलोकेट करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कहाँ कौन सा पैसा कैसे इस्तेमाल करने वाला हूं। एग्जैक्टली। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। नागपुर से गंगाधर हमारे साथ फोन लाइन पर है। गंगाधर जी, आपका सवाल क्या है? मैडम, मेरा पोर्टफोलियो कैसा है जी, इसके बारे में जानना था मुझे। अपने पोर्टफोलियो की थोड़ी जानकारी आप देंगे हमें? हाँ जी, हाँ मैडम। ICICI डायनामिक, ICICI डिस्कवरी,
SDFC टॉप 200, SDFC प्रूडेंस, रिलायंस ग्रोथ, रिलायंस रेगुलर शेविंग, DSP BR टॉप 100 ठीक है एंड बिरला सनलाइफ। जी जी इतने मेरे फंड्स है। तो ये पोर्टफोलियो कैसा है? ठीक है। अभिनव, लगभग 12,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं इन फंड्स में, Right. तो कैसा लगता है आपको ये पोर्टफोलियो इनका? स्वाति सब ठीक है। आई मीन वंस अगेन जैसे हर सवाल में हो रहा है कि काफ़ी स्कीम्स हैं पोर्टफोलियो में, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि सारी स्कीम्स अच्छी नहीं है, अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम्स भी हैं, पर मैं मैक्सिमम एक्सपोजर इनका रिलायंस ग्रोथ फंड की तरफ है। जी तो 5,000 रुपये जो मैक्सिमम एक्सपोजर है ऑलमोस्ट 40% का, आई थिंक वो स्कीम परफॉर्म भी नहीं कर रही है, तो उसमें से एग्जिट करना इज़ डेफिनेटली गुड ऑप्शन। एंड जो दूसरी स्कीम्स भी हैं जैसे रेगुलर सेविंग्स ICICI और आई मीन डायनामिक, इनमें से कॉल ले सकते हैं, कोई एक स्कीम रख सकते हैं। जी बाकी स्कीम्स में कंटिन्यू करें, स्कीम्स अच्छी हैं और कंटिन्यूस परफॉर्मेंस भी है। तो एक वो स्कीम रिलायंस ग्रोथ छोड़ के बाकी में वो एक और रेगुलर सेविंग्स में कॉल लेके बाकी स्कीम्स में कंटिन्यू करें तो ठीक है। गोल्ड में आप चाहेंगे कि इन्वेस्ट करें? Definitely every investor should have exposure to gold regardless, goes without saying. So maximum to 15% of exposure in gold is fine. So every investor should look at it and minimum number of schemes. बिल्कुल, तो गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करें, चाहे आपका पोर्टफोलियो कैसा भी हो। Absolutely. Right. चलिए इसी के साथ अभिनव स्टूडियो आके अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Kavita. और योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार। ये है TV 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।